हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एकदम तगड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में पूछे जाते हैं रे ऑप्टिक्स के ऊपर। तो इन 20 मिनट बहुत तेजी से सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। आसान भाषा में फिजिक्स पढ़नी हो तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स यानी 20 मिनट के अंदर चैप्टर 9 यानी रे ऑप्टिक्स को हम लोग कवर करेंगे। कई बच्चों का रहता है जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए तो बहुत आसानी से मिल सकता है। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे, क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो अरविंद एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करें, उसके स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी फ्री पीडीएफ चाहे तो ले सकते हैं। अब सवाल देखते हैं। तो यहां लिखा है फिगर 9.27 ए, ये 9.27 है, ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री। ये देखिए 60 डिग्री लिखा है, या एयर टू ग्लास है और एयर टू वाटर है, ये 60 डिग्री है। विद द नॉर्मल टू ए ग्लास एयर, ग्लास एयर का मतलब ये ग्लास एयर का कॉम्बिनेशन, एंड वाटर एयर, ये वाटर एयर की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास when the angle of incidence in water is 45 डिग्री। ये जो सी वाला पोर्शन दिखाया है कि अगर वाटर में 45 डिग्री एंगल है तो ग्लास का एंगल क्या होगा, ये आपको बताना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और कई बच्चे इसको नहीं किए रहते हैं तो फंस जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फ्रॉम फिगर ए, इस फिगर की हम बात करें तो इस फिगर में हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और आर की कितनी है, 35 डिग्री। तो साइन 60 अपॉन साइन 35। अब ये वैल्यूज आप ये मान के चलें कि न्यूमेरिकल में दी होगी, आपको याद नहीं रखनी है। साइन 35 कौन याद रख पाएगा, तो ये आपको न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज दी होंगी। अच्छा, अब देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू हमने लिख ली, साइन 35 की वैल्यू लिख दी। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 1.51। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बढ़िया। अब हम फिगर बी की बात करते हैं, इस फिगर की। यहां से क्या निकाला जा सकता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालने हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई की वैल्यू हो गई साइन 60 और आर हो गया साइन 47 डिग्री। इसकी वैल्यू हो गई दिस वन और साइन 47 इतनी हो गई। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1.31 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आ गया। अब आप जानते हैं कि फ्रॉम फिगर सी, इस फिगर की बात करते हैं, यहां अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखें विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फॉर्मूला होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, चेंज कर सकते हैं इस तरीके से हम। और आपको ये पता होगा फॉर्मूला कि अगर हम तीसरे मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं और हमको चाहिए थर्ड मीडियम का पहले के रेस्पेक्ट में, तो हम लिखते हैं μ3, यहां लिख देते हैं एयर का लिख दीजिए आप, और यहां दूसरा आप लिख दीजिए साथ में मीडियम 2 का। इस तरह से फॉर्मूला यूज किया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, तो ये वैल्यू यहां से पुट कर दी आपने, तो साइन आई, ये इसकी वैल्यू हो गई साइन आई अपॉन साइन आर यहां से। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपने निकाला है 1.51 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपने निकाला 1.31। तो 1.51 अपॉन 1.31 रख के कैलकुलेट करेंगे। यहां साइन आई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और साइन आर की वैल्यू हमें निकालनी, यही तो सवाल में पूछा है। अब इसको साइन आर की वैल्यू हो गई साइन 45 डिग्री, जो कि होता है आपका 1 अपॉन रूट 2 विच इज 0.707, 1.51 ये नीचे चला आया, 1.31 से मल्टीप्लाई कर दिए, 32 या 1.31। साइन आर की वैल्यू हो गई 0.6181 और आर की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 0.6181 और ये वैल्यू हो गई 38.2 डिग्री। ये सारी वैल्यू सवाल के अंदर दी जाती हैं, याद नहीं रखनी। तो ये करने का तरीका आप ध्यान से दीजिएगा, इस तरह से सवाल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब आता है और बच्चा नहीं किया रहता तो कंफ्यूज हो जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल आगे मिलने वाले हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। एक ग्लास है 1.55 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस। दोनों जो फेसेस का जो रेडियस है वो सेम है, आर सेम है। ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड
आर कितना हो इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है, तो ये देखिए ये इस तरह का एक लेंस बना दिया है, दोनों के लिए R1 R2 R के बराबर है, फोकल लेंथ भी दे रखी है, कितना आर बताना है। तो ये देखिए आप इस वाली सरफेस के लिए आर नापते हैं तो इधर नापते हैं, R2 के नापते हैं इधर नापते हैं, और यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करें, विद साइन बात नहीं कर रहे हैं, तो R1 R2 बराबर है, सवाल में दे रखा है न्यूमेरिकली। म्यू है 1.55, फोकल लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो R1 की वैल्यू हो गई R, ये R1 पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट साइड, और R2 की वैल्यू हो गई इस तरफ, तो ये नेगेटिव R हो गया। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है 1/f म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, वैल्यू रख दी जाए, तो f की वैल्यू आपने पुट कर दी प्लस 20 सेंटीमीटर। म्यू है 1.55 माइनस 1, और ये R1 विथ साइन रख रहे हैं, तो R1 की वैल्यू प्लस R थी तो प्लस R रख दी, R2 की वैल्यू माइनस R थी तो माइनस R के साथ रख दी, तो प्लस R हो गया। तो 1/20 इज इक्वल टू, यहां आप घटा देंगे एक तो 0.55, और इसको 1/R प्लस 1/R जोड़ेंगे तो 2/R आ जाएगा। तो यहां R की वैल्यू कितनी हो गई 0.55 इंटू 2 इंटू 20, ये यानी 40, तो 0.55 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या रहा, 22 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप ले लेंगे, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की निकाल पाएंगे डबल कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, जिसका R1 R2 सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 144 सेंटीमीटर, एंड एन आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर। What is the magnifying power of the telescope? What is the separation between the objective and the eyepiece? तो ये देखिए FO की वैल्यू 144 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और आईपीएस का 6 सेंटीमीटर है। स्मॉल टेलीस्कोप जिसका नॉर्मल, जब तक आपको बोला नहीं जाए आप हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंगे, यानी कि फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो एम की वैल्यू हो जाती है FO अपॉन FE उस केस के अंदर। FO की वैल्यू 144 और FE की वैल्यू ये 6 रखी है, सॉल्व करिए 24 सेंटीमीटर, 24 की वैल्यू आएगी, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, तो मैग्नीफाइंग पावर आपकी 24 आ गई। अच्छा, अब सेपरेशन निकाल रहे हैं ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का, तो FO प्लस FE होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए FO प्लस FE 144 प्लस 6, ये 150 सेंटीमीटर ट्यूब लेंथ या इस टेलीस्कोप का जो लेंथ है वो 150 सेंटीमीटर है। ऐसे सवाल बड़े बोर्ड में आए हुए, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इसको आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक प्रिज्म है, ग्लास का है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं मालूम। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ए फेस ऑफ द प्रिज्म। किसी प्रिज्म के एक फेस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फॉल कराया जाता है। The angle of minimum deviation is measured to be 40 डिग्री। इस समय जो डेल्टा एम है ये देखिए 40 डिग्री है। What is the refractive index of the material of the prism? इस समय ये जो प्रिज्म है इसका म्यू कितना है ये आपको निकालना है, पहला एक सवाल। अच्छा, इसको निकाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म दे रखा 60, ये ए की वैल्यू 60 डिग्री है। फिर ये सेकंड पार्ट कहा है, पढ़ लेते हैं। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, इसी प्रिज्म को अगर आप पानी में रख देते हो, डुबो देते हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 1.33 है, तो उस समय प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उस समय डेल्टा एम तब क्या होगा जब पानी में रखे हो। अभी हम पहले केस की बात करते हैं, जब ये हवा में रखा गया है, तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये ग्लास है, ये एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये फॉर्मूला होता है साइन ए बाई 2। तो साइन ए की जगह 60 डिग्री और डेल्टा एम की जगह 40 डिग्री अपॉन 2, और नीचे हो गया साइन 60 बाई 2। तो ऊपर आ गया साइन 100 अपॉन 2 यानी 50 डिग्री, नीचे आ गया 30 डिग्री। साइन 50 डिग्री की वैल्यू 0.7660 और साइन 30 हो गया 0.5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1.532 आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज दी होती हैं, उसके लिए चिंता मत करिएगा, ये करने का प्रोसेस या मेथड जरूर पकड़ लीजिए। 1.532। अच्छा, अब इसको उठाकर आपने क्या किया है, ये तो ग्लास था लेकिन पानी में रख दिया, हर जगह पानी है यहाँ, है ना, ऐसे।
अब हमें डेल्टा एम निकालना है, तो डेल्टा एम डैश हो गया भाई, डेल्टा एम से फर्क आएगा। उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालेंगे, ग्लास है और बाहर पानी है, ठीक। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, तो यहां हो गया रिफ्रैक्टिव, इसको लिख सकते हो, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 बाई 60, तो चेंज नहीं होगा, ये डेल्टा एम डैश कुछ भी हो, साइन 60 बाई 2, तो ये हो गया 1.532 अपॉन 1.33, ये वैल्यू रख दी ग्लास की और वाटर की जो दे रखा है, और ये साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 अपॉन साइन 30 डिग्री। अब यहां पर आप देखें तो ये वैल्यू आ गई साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2, और साइन 30 तो होता है 0.5, तो इन दोनों को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5759 आ जाएगा। यहां पर इसको जो मैं ये येलो इसके ऊपर आ रहा है उसको हटाना चाहता हूं, जैसे आपको दिख जाए थोड़ा सा, है ना, ऐसे इसको भी थोड़ा कम कर दो, साफ साफ दिखेगा। अच्छा, अब ये वापस आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए ये इसका साइन इनवर्स ले लीजिए इस वाली वैल्यू का, तो 30 डिग्री प्लस डेल्टा एम डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस वन, ये वैल्यू 35 डिग्री 10 मिनट आ गई, ये दे रखेंगे सवाल में आपको। अब डेल्टा एम डैश अपॉन 2 यहाँ 30 घटा दो यहाँ से, तो 10 डिग्री 10 मिनट आ गया, और 10 मिनट को आप ये 30 डिग्री घटाओगे तो 5 डिग्री 10 मिनट आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 डिग्री 20 मिनट, ये आपका आंसर आ गया। तो ये बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, इसको करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree so that it just suffers TIR, total internal reflection, at the other face? The refractive index of the material of the prism is 1.524. That is very important question. ये प्रिज्म और TIR को मिक्स करके देने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है आजकल। तो ये एक प्रिज्म है, यहां पर एक आप रेज डाल रहे हैं, वो रेज रिफ्रैक्शन करेगी और जस्ट TIR मतलब ग्रेस करती हुई, घिसड़ती हुई इंटरफेस से निकल जाएगी। ये सिचुएशन यहां पर है। ये I1, ये R1, ये R2, और बाकी आप देख ही रहे हैं। यहां R2 की वैल्यू क्या है, IC के बराबर। ये जो R2 है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तभी तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हुआ है। तो ये हमने यहां से एक की पॉइंट पकड़ लिया। अब हम जानते हैं इससे IC क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाली जा सकती है। साइन IC की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन म्यू, ये रिलेशनशिप होती है, तो 1 अपॉन 1.524, और ये 1 अपॉन 1.524 क्योंकि म्यू दे रखा था आपके क्वेश्चन के अंदर, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6542 आपका आंसर आ गया। IC निकालने गए, इसका इनवर्स ले लीजिए तो करीब करीब 41 डिग्री आपका बना। अब हम जानते हैं कि किसी भी प्रिज्म के अंदर R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर होती है। इस R1 R2 को जोड़ दोगे तो इस A के बराबर होता है। तो R1 निकालने गए तो A माइनस R2 लिख सकते हो आप। और R2 की वैल्यू यहां पर IC के बराबर है, तो A माइनस IC लिख सकते हो। तो ये 60 डिग्री A पता था, और IC की वैल्यू यहां से करीब करीब 41 डिग्री निकाले, 41 डिग्री घटा दो तो ये 19 डिग्री आ गया। तो R1 इज इक्वल टू 19 डिग्री। अब इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए AB के लिए आप स्नेल्स लॉ लगा दो, तो म्यू होता है साइन I1 अपॉन साइन R1। तो यहां पर आप साइन I1 लिखा इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, और म्यू की वैल्यू है 1.524, और साइन R1 की वैल्यू हो गई साइन 19 डिग्री। ये 19 डिग्री था, नहीं R1 निकाला, बढ़िया ध्यान से देखिए। 1.524 और साइन 19 डिग्री का मतलब है 0.3256, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4962 आ गया। तो साइन I1 की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स इसकी वैल्यू 0.4962, ये करीब करीब 30 डिग्री, क्योंकि 0.5 के बराबर है, करीब करीब 30 डिग्री के आसपास आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप आंसर निकालेंगे। लेकिन एट व्हाट एंगल शुड ए रे आउट बी इंसिडेंट, किस एंगल से आप आई डाले कि ये ग्रेस करती हुई चली जाए, TIR जस्ट हो जाए। तो 30 डिग्री से अगर आप ये I1 की वैल्यू अगर 30 डिग्री कर देते हैं तो क्वेश्चन जो पूछा है वो यहां पर हासिल किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस का FO की वैल्यू 140 सेंटीमीटर है, एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। जो आईपीस का फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है।
व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजों को देखने के लिए कितना इसका मैग्नीफाइंग पावर होगा। द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो, जिसे आप रिलैक्स्ड आई भी बोलते हो। तो एफओ की वैल्यू 140 सेंटीमीटर, एफई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में या रिलैक्स्ड आई के केस में एम की वैल्यू होती है एफओ अपॉन एफई। तो एफओ की वैल्यू 140 रखी दी है और एफई की 5 सेंटीमीटर, तो दोनों को काटेंगे तो 28, ये मैग्नीफाइंग पावर तो एक नंबर होता है, तो 28 आ गया नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर। दूसरा है द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एलडीडीवी, यानी 25 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज है। तो जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है स्ट्रेन डाई के लिए या डी पर, तो उस समय का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। यहाँ पे जो माइनस आता है वो केवल इतना बताता है कि फाइनल इमेज उल्टी बनी है कि सीधी, उसको छोड़ दीजिए आप, हमें तो मैग्नीफाइंग पावर चाहिए केवल बस। तो एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, एफ ओ की वैल्यू 140, एफ ई की वैल्यू 5, 1 प्लस एफ ई की वैल्यू 5 और डी हो गया 25। अब सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 28, इसको काटा और ये 30 अपॉन 25 यानी 1.2, यानी 33.3 मैग्नीफाइंग पावर आ गई। तो देखिए कितने, ये सब बोर्ड में आए हुए सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से आप इसको कर पा रहे हैं। आइए अगला सवाल करते हैं, ये बोर्ड में आया हुआ है, कई वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। आइए देख लेते हैं। टू मोनोक्रोमेटिक रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म एबीसी। देखिए आइसोसेलेस है तो दोनों आर्म, ये जो आर्म है ये 90 डिग्री होगा और ये आर्म बराबर होंगी, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। ये पैरेलल रेज हैं 1 और 2 जो इसके ऊपर फॉल कर रही हैं। बढ़िया। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म फॉर द टू रेज, ये जो ग्लास प्रिज्म है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और 2 के अगेंस्ट में वो अलग अलग है। 1 के लिए 1.33 है और 2 के लिए 1.45 है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर से बदल जाता है। मान लीजिए नीली है, पीली है, तो इसके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ट्रेस द पाथ ऑफ दीज रेज, अब हमें इन दोनों रेज का पाथ बनाना है जब इस रेज इस प्रिज्म के अंदर जाएंगी तब। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हैं पहली रेस के लिए 1.33 वाले के लिए, कि भाई C1 की वैल्यू कितनी होगी। तो क्योंकि जो TIR हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि भाई डेंसर से रेयर मीडियम में रेस जाए, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। तो हमें क्रिटिकल एंगल पता तो हो पहले, तो μ1 की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन C1, तो साइन C1 हो गया 1 अपॉन μ1, 1 अपॉन 1.33 और ये वैल्यू हो गई 0.75 और C1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ गई 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री। दूसरा क्रिटिकल एंगल दूसरे वाली वेव्स के लिए, सेकंड वाली जो थी इसके लिए जो 1.45 है, तो साइन C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन μ2, तो 1 अपॉन 1.45, इसकी वैल्यू हो गई 0.69। C2 निकालेंगे साइन इनवर्स 0.69 करके, तो ये 43 डिग्री के आसपास आ गई। अब यहां पर हम रे को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हमने फर्स्ट रे ड्रॉ किया, दूसरा, दोनों के दोनों, क्योंकि ये नॉर्मली हिट किए हैं तो ये सीधे निकल जाएंगी। यहां पर हिट की, यहां पर हिट की, अब ये हिट कितना करेंगे 45 डिग्री पर, क्योंकि ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45, ये 45, ये 45, वही फंडा यहां लग गया। तो ये 45 डिग्री पर दोनों इंसिडेंट हुई हैं। पहली सेकंड रे के लिए देखिए आप, ये सेकंड जो किस लाल कलर कह देते हैं, लाल कलर के लिए आप सेकंड वाली रे देख पा रहे हैं। तो I45 डिग्री जो है ये क्रिटिकल एंगल जो इसका 43 डिग्री था, 43 डिग्री उससे बड़ा है। तो यहां पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो इसका TIR हो गया। भाई TIR होने के लिए क्या होता है, ये डेंसर से रेयर में जा, ये डेंसर है, ये रेयर है, पहली कंडीशन मीट आउट। दूसरी I इज ग्रेटर देन IC, तो TIR यहां से चली और ये 90 डिग्री पर हिट करेगी, सीधे निकल जाएगी। 90 पे क्यों, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, ये 90, तो ये 90 था ही, तो ये 90 है ही है, तो ये भी 90, सीधे निकल गई। बढ़िया। दूसरी बात करते हैं इसकी कहानी। अब इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, लेकिन क्रिटिकल एंगल इसके लिए 48 डिग्री, 48 डिग्री था, यानी ये छोटा रह गया, तो TIR नहीं होगा। तो ये रेस क्या करेगी, सिंपल रिफ्रैक्ट कर जाएगी, 45 डिग्री से आगे निकल जाएगी। तो इस तरह से आप ट्रेस करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आजकल आपके यहां सवाल आते हैं प्रिज्म वाले, प्रिज्म के साथ TIR को घुसेड़ देते हैं, तो TIR प्लस प्रिज्म मिलकर एक तगड़ा सवाल बन जाता है, जो कि आपके सामने बोर्ड में आया हुआ सवाल है।
आइए अगला एक सवाल करते हैं। An optical instrument uses an objective lens of power 100 diopter and an eyepiece of power 40 diopter. The final image is formed at infinity when the tube length of the instrument is kept at 20 cm. ट्यूब लेंथ दे रखा है, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे यानी रिलैक्स्ड आई है, पावर आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव का 100D और आईपीएस का पावर 40D है। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत बढ़िया सवाल, ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो बहुत बच्चे गलत करते हैं। अब पीओ यानी ऑब्जेक्टिव का पावर दे रखा है 100D के बराबर, तो पीओ की वैल्यू होती है 1/FO, FO इन मीटर, तो FO की वैल्यू हो गई 1/100 मीटर में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 0.01 मीटर या आ गया 1 सेंटीमीटर के बराबर। ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है। इसी तरह आईपीस का आप फोकल लेंथ निकालिए, 40 डायोप्टर, तो FE की वैल्यू 1/40 मीटर या 0.25 मीटर, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 सेंटीमीटर करीब करीब आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप पकड़ पाए यहां पर। बढ़िया, अब आगे चलते हैं। ये सिंस FO इज लेस देन FE, यहां पर देखिए जो FO की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर है, ये FE से छोटा है, तो इंस्ट्रूमेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस से छोटा होता है और टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो आईपीस से बड़ा होता है। ये अंतर होता है, यही पहचानने के काम आता है। ठीक है, दूसरा है कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो तो क्या होता है, L/FO D/FE। तो L की वैल्यू 20 है, दे रखा है ट्यूब लेंथ या इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ लंबाई, तो 20/1 और डी होता है 25 सेंटीमीटर, FE होता है 2.5। बढ़िया, अब यहां पर आपने वैल्यू रख दी 200 करीबन, ये वैल्यू आपकी आ गई 200, आपका मैग्नीफाइंग पावर हो गया। ये मैंने पूरा आपका रिवाइज करा दिया, बड़े तगड़े सवाल जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपके लिए मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दी क्योंकि समय कम है। चुनिंदा वो सवाल लगाइए जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पीसीएम पीसीबी के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आप आसानी से लगा पाएंगे। फुली सॉल्व्ड है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये निचोड़ है एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक, जिससे कि आप इस 25 क्वेश्चन को लगाकर नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन पे चले जाएं। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकर अपनी प्रिपरेशन को एक कदम आगे ले जाइए और कॉन्फिडेंस फील कीजिए कि हाँ मैंने सही क्वेश्चंस लगाए हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर इजी फिजिक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा, जिससे जो मेहनत कर रहा हूं मैं उसी डायरेक्शन में कर सकूं जिस डायरेक्शन में ज्यादा बच्चों को फायदा हो। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बाय बेटा।